गाइस वेलकम बैक। हम थर्ड पार्ट पे रिएक्ट करने वाले हैं। ऑपरेशन ट्विलाइट का पार्ट 3। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। चोग्याल से स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद यूपी कैडर के एक दबंग आईपीएस ऑफिसर बीएस दास को सिक्किम का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त कर दिया जाता है। 10 अप्रैल 1973 के दिन बीएस दास सिक्किम पहुंच चीफ एग्जीक्यूटिव का पदभार ग्रहण कर लेते हैं और इसी के साथ ऑपरेशन ट्वाइलाइट के अगले चरण को भी लॉन्च कर दिया जाता है। एक हफ्ते बाद केवल सिंह भी गैंगटॉक पहुंच सिक्किम के कुछ बड़े नेताओं चोग्याल से मीटिंग्स करने में लग जाते हैं। वो सबसे पहले चोग्याल से मिल उसे विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, योर हाइनेस, मैं आपको वचन देता हूं कि भारत सरकार हर कीमत पर आपके सिंहासन की रक्षा करेगी और 1950 में आपके साथ हुई संधि का पूरा सम्मान भी। इसके अगले ही दिन फॉरेन सेक्रेटरी चोग्याल विरोधी गठबंधन के नेताओं से मिलते हैं। जेंटलमैन मिसेस गांधी अतीत की गलतियों को सुधारना चाहती हैं और इस समय उनका केवल एक ही उद्देश्य है, चोग्याल को उसके सिंहासन से उतार सिक्किम में प्रजातंत्र की बहाली करना और इसके लिए भारत सरकार आपको जो भी मदद चाहिए वो मदद देगी। इन मीटिंग्स के बाद केवल सिंह दिल्ली लौट जाते हैं और काओ के साथ मिल एक त्रिपक्षीय समझौते पर काम करना शुरू कर देते हैं। एक समझौता जिसे चोग्याल, जेएसी के नेताओं और भारत सरकार द्वारा साइन किया जाना था। रोज बढ़ रहे प्रदर्शनों के दबाव में 8 मई 1973 के दिन चोग्याल इस त्रिपक्षीय समझौते के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देता है। एक ऐतिहासिक समझौता जिस पर भारत सरकार की ओर से केवल सिंह और जेएसी की तरफ से केसी प्रधान द्वारा साइन किए गए थे। इस एग्रीमेंट के तहत सिक्किम गार्ड्स और महल का प्रशासन छोड़ सिक्किम की हर चीज चोग्याल से छीन ली गई थी। कहने का मतलब यह कि सिक्किम का कंट्रोल अब चोग्याल के हाथों से निकल नई दिल्ली के पास चला गया था। इस समझौते के अनुसार अब हर 4 सालों के बाद सिक्किम में लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव किया जाना था और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि भविष्य में सिक्किम के ऊपर किसी एक समुदाय विशेष का प्रभुत्व कभी न होने पाए। इस समझौते के कारण सबसे बड़ा बदलाव ये आया था कि भारत सरकार का एक अधिकारी अब सिक्किम का वर्चुअल मुख्यमंत्री बन गया था और सिक्किम की भावी सरकारों में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा ये भी अब उसी की मर्जी से होने वाला था। इस समझौते के बाद श्रीमती गांधी आरएन काओ को सख्त निर्देश देती हैं कि अब सिक्किम के विलय में और ज्यादा विलंब नहीं होनी चाहिए और काओ भी इस बात से पूरी तरह सहमत थे। वो चोग्याल को भारत सरकार के विरुद्ध जाने या फिर इस समझौते से पलटी मारने का समय नहीं देना चाहते थे, इसीलिए तुरंत अपनी स्पेशल ऑप्स टीम के साथ एक मीटिंग बुला वो उन्हें अगले कुछ महीनों का प्लान ऑफ एक्शन समझाने में लग जाते हैं। इस प्लान के तहत चोग्याल के विरुद्ध प्रदर्शन करने और पूरे सिक्किम में रैलियां निकालने के लिए जेएसी को हर संभव सहायता दी जानी थी। भविष्य में सिक्किम की राजनीतिक पार्टियों के बीच होने वाले किसी भी समझौते में भारत सरकार की पोजीशन को और ज्यादा मजबूत किया जाना था। आरएनडेडब्ल्यू को यह भी सुनिश्चित करना था कि सिक्किम के भावी सेटअप में न ही नेपालियों का प्रभुत्व हो और न ही भूटिया लेप्चा समुदाय का, और भविष्य में यदि एक समूह को दूसरे से भिड़वाने की आवश्यकता पड़े तो इसके लिए भी सिक्किम की राजनीति में पर्याप्त जगह हो। काओ के इस मास्टर प्लान का आखिरी पॉइंट ये था कि सिक्किम में हालात पूरी तरह सामान्य होने से पहले चोग्याल फाइनल समझौते के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जिससे कि मोल भाव करते समय भारत सरकार का पलड़ा उसके मुकाबले कहीं ज्यादा भारी हो। इसके बाद आरएन काओ, केवल सिंह और पीएन बनर्जी सिक्किम में होने वाले चुनाव के ऊपर अपनी रणनीति बनाने में लग जाते हैं। चुनाव के लिए अपना डिटेल्ड प्लान मेज पर रखते हुए काओ सबसे कहते हैं, जेंटलमैन, हमें अपनी पोजीशन को इतना मजबूत करना है कि पहली विधानसभा में कम से कम 70% विधायक हमारे हों और मुझे आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि अब से लेकर चुनाव होने तक यानी अगले कुछ महीनों के दौरान हमें अपने दोस्तों के ऊपर पैसा पानी की तरह बहाना होगा। आरएन काओ का यह प्लान अपने दिमाग में छाप स्पेशल ऑपरेशंस टीम अगले फेज पर काम शुरू करती है कि तभी कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक कैरेक्टर जो आरएनडेडब्ल्यू के रास्ते में कांटे बोने का प्रयास कर रहा था।
इस कैरेक्टर का नाम था कुकुला और ये चोग्याल की बहन यानी सिक्किम की राजकुमारी थी। कुकुला और उसके बच्चे यूएस और यूएन में अपने और होप के कॉन्टेक्ट्स का प्रयोग कर भारत के ऊपर कुछ अत्यंत गंभीर और झूठे आरोप लगवा रहे थे को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम भी कर रहे थे। सिक्किम की इस राजकुमारी से निपटने का जिम्मा भी पीएन बनर्जी को ही सौंपा जाता है और कई बार प्रयास करने के बाद वो उनसे दार्जिलिंग में मिलने को तैयार हो जाती है। यस यू आर बनर्जी। यस हर हाइनेस, नमस्ते। ये नमस्ते छोड़िए और जो भी कहना है जल्दी कहिए, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे कहीं जाना है। सीधे साधे से दिखने वाले बनर्जी को देख शाही परिवार की नकचड़ी राजकुमारी कैफे में घुसते ही उनके ऊपर चढ़ाई कर देती है, लेकिन दार्जिलिंग की चाय का आनंद ले रहे बनर्जी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। आई एम सॉरी हर हाइनेस, बट आप ये क्या कर रहा है? आप इंडिया के खिलाफ ये सब प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है? व्हाई? व्हाट्स द नीड? अभी देखो ये अच्छा बात नहीं है, आप ऐसा करेगा आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। इससे पहले के बनर्जी की बात पूरी हो पाती कुकुला उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। आपको क्या लगता है मैं, मेरा भाई, भाभी, हम सब अंधे हैं? हमें नहीं पता कि आपकी वो मिसेस गांधी हमारे साथ क्या करना चाहती हैं? आप हमें हमारे महल से बाहर निकाल फेंके और हम चुपचाप तमाशा देखते रहें। वाह, वेरी गुड। नहीं बनर्जी साहब, नहीं, कम से कम मैं तो चुप नहीं बैठूंगी। कुकुला का यह अत्यंत उग्र रूप देखने के बाद भी बनर्जी के चेहरे का भाव जरा सा भी नहीं बदलता और वो आराम से अपनी चाय खत्म करने के बाद उससे कहते हैं, हर हाइनेस, अब हम आपके सामने क्या बोल सकता है? आप इतना बड़ा राजकुमारी है, सब जानता है, लेकिन फिर भी आपका गुस्सा ठंड करने के लिए आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता है। किस्सा सुनाना शुरू कर देते हैं। अभी से कोई 2 बरस पहले का बात है हर हाइनेस। एक राजकुमारी के हाथ भगवान का एक बहुत पुराना मूर्ति लगा। अब राजकुमारी को आइडिया आया कि मेरा तो अमेरिका में बहुत सारा वो क्यों ना अमेरिका जाके इसको बेच दूं। लेकिन इससे पहले वो बेचारा ऐसा कर पाता, वो कस्टम वाला बहुत गंदा लोग होता है हर हाइनेस। उस साला लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे उसे मूर्ति के साथ पकड़ लिया। बेचारा राजकुमारी से वो मूर्ति भी छीन लिया। बोलो कितना गंदा बात है, कोई ऐसा करता है? लेकिन देखो हर हाइनेस, ये खबर ना कोई अखबार में आया, ना किसी को पता चला। वो मूर्ति अभी भी वो साला वो कस्टम वालों ने अपने पास रखा हुआ है, वहीं पे रखा है उनके पास। आप दिल्ली जाके देखना चाहेगा उस मूर्ति को। थोड़ी देर पहले तक शेरनी की तरह दहाड़ रही कुकुला ये कहानी सुन बुरी तरह सहम जाती है और बनर्जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ रोने लगती है। तो अपनी जेब से सफेद रुमाल निकाल उसके सामने रखते हुए बनर्जी आगे कहते हैं, आपका और आपके बच्चों का सारा एंटी इंडिया एक्टिविटी तुरंत बंद हो जाना चाहिए। और वैसे भी हर हाइनेस, वो तिहाड़ का खाना तुम्हें एटा पहुंचान कर देना। कुकुला समझ जाती है कि इस बार भारत सरकार मजाक के मूड में नहीं है और अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उसका वो मूर्ति वाला स्मगलिंग केस रीओपन कर दिया जाएगा और ऐसा होना उसके हाईफाई सोशल स्टेटस के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। अगले 6 महीनों के दौरान ऑपरेशन ट्वाइलाइट के दूसरे फेज को फुल स्पीड में आगे बढ़ाया जाता है और इस फेज के लिए काओ R&AW के एक और OSD GBS सिद्धू को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। देखते ही देखते सिक्किम में पहले विधानसभा चुनाव का समय आ जाता है। 13 अप्रैल 1974 के दिन हुए इस चुनाव में सबको चौंकाते हुए काजी को 32 में से 31 सीटों पर जीत प्राप्त होती है। यह जीत भारत सरकार और यहां तक कि राजनीतिक गणित के मास्टर RN काओ की अपेक्षाओं से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। इस जीत का मतलब यह था कि विधानसभा के जरिए काजी सिक्किम को भारत में मिलाने का रास्ता साफ कर सकते थे। R&AW और विदेश मंत्रालय के सुझाव पर अब काजी को विधानसभा से गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 पास करवाना था, जिसके बाद सिक्किम को भारत के एसोसिएट राज्य का दर्जा मिल जाता और भारत में उसका विलय एक औपचारिकता मात्र रह जाती। लेकिन ये कहने और सुनने में आसान था, करने में नहीं, क्योंकि हथियारों से लैस हजारों सिक्किम गार्ड्स अभी भी चोग्याल के कंट्रोल में थे। गैंगटॉक में पोस्टेड एक पॉलिटिकल ऑफिसर और विदेश मंत्रालय इस रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए जमीनी स्तर पर अपना काम करना शुरू कर चुके थे और पर्दे के पीछे रहते हुए R&AW को यह सुनिश्चित करना था कि ऑपरेशन के इस अंतिम चरण में जान माल का नुकसान न हो। इस समय R&AW की सबसे बड़ी चुनौती थी कम से कम हिंसा का प्रयोग कर सिक्किम गार्ड्स को डिसआर्म करना। मतलब R&AW को हिंसा का प्रयोग तो करना था, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं जानी चाहिए थी। यह काम 2 धारी तलवार पर चलने से कम नहीं था
और आर्यन काओ जानते थे कि इंटेलिजेंस की दुनिया में केवल एक ही आदमी है जो बड़े आराम से ऐसा कर सकता है। ग्राउंड पर मौजूद स्पेशल ऑप्स टीम के साथ कुछ मीटिंग्स करने के बाद नायर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक विस्तृत प्लान तैयार करते हैं। प्लान जो इस बात की अक्कासी कर रहा था कि भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए RNAW किसी भी हद तक जा सकती है। इस प्लान के तहत सिक्किम गार्ड से उनके हथियार लेने का काम 8 या 9 अप्रैल 1975 के दिन किया जाना था। इससे पहले राज्य भर में ऐसी रैलियों का आयोजन किया जाना था जिनमें सिक्किम गार्ड्स और चोग्याल को भंग करने और सिक्किम को भारत में मिलाने की मांग पूरे जोर शोर से उठाई जाए। आवश्यकता पड़ने पर डमी फायरिंग और ग्रेनेड हमलों के बहाने सिक्किम गार्ड्स को हल्की फुल्की हिंसक घटनाओं में उलझाकर रखा जाना था, जिससे कि मुख्यमंत्री काजी को सिक्किम गार्ड्स को भंग करने के लिए मजबूत कारण मिल सके। 8 अप्रैल को रात 8 बजे तक प्रेस को एक हैंडआउट दिया जाना था जिसमें सिक्किम गार्ड्स और शाही समर्थकों द्वारा की जाने वाली हिंसा और नेपालियों के दमन की घटनाएं विस्तार में लिखी हों। सिक्किम गार्ड्स के डिसआर्म होने के बाद भी राज्य भर में प्रदर्शन और रैलियां ऐसे ही चलने वाले थे। इन रैलियों में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाना था। सिक्किम से चोग्याल सिस्टम को पूरी तरह भंग करने के लिए विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करवाया जाना था और अंततः इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना था कि चोग्याल सिक्किम छोड़कर बाहर न जाने पाए। पहले से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर बैरियर्स और 24/7 पहरा होने वाला था। अगर चोग्याल असाइलम की मांग करता है तो उसे बिना किसी विलंब इंडिया हाउस में शिफ्ट किया जाना था और फिर CRPF की कड़ी निगरानी में उसे गैंगटॉक स्थित RNAW के एक सेफ हाउस ले जाया जाना था, जहां उसे तब तक रहना था जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सिक्किम की खबरें ठंडी न पड़ जाएं। अगले कुछ दिनों के दौरान सिक्किम में ग्राउंड पर होने वाली एक एक घटना वर्ड बाय वर्ड काओ और नायर की स्क्रिप्ट के अनुसार होती है। कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री काजी भारत सरकार को 2 चिट्ठियां लिखते हैं। एक चिट्ठी में तो वो सिक्किम गार्ड्स को डिसआर्म करने का आग्रह करते हैं और दूसरी में सिक्किम विधानसभा का एक आपातकाल सत्र बुलाने की सूचना देते हैं। काजी से चिट्ठी मिलते ही सिक्किम गार्ड्स को डिसआर्म करने के लिए 64 माउंटेन ब्रिगेड के CEO ब्रिगेडियर दीपिंदर सिंह को अपने ट्रूप्स तैयार करने का आदेश दे दिया जाता है। अगले दिन की सुबह ब्रिगेडियर सिंह सिक्किम गार्ड्स के CEO कर्नल KS गुरुंग को 64 ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स पर मीटिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद भी उन्हें वहां से जाने नहीं देते। ऑपरेशन ट्वाइलाइट पूरा होने तक अब कर्नल गुरुंग को यहीं रहना था। इसके बाद अगले 1 घंटे के अंदर 64 ब्रिगेड की 3 बटालियंस गैंगटॉक की सड़कों पर मार्च कर रही होती हैं। चोग्याल के महल की तरफ बढ़ रहे भारतीय ट्रूप्स का सिक्किम की जनता द्वारा दिल खोलकर स्वागत किया जाता है, लेकिन जैसे ही भारतीय फौजी पैलेस के गेट पर पहुंचते हैं, यहाँ खड़ा सिक्किम गार्ड्स का एक जवान उनके ऊपर फायरिंग ओपन कर देता है। ना चाहते हुए भी भारतीय फौज को जवाबी फायरिंग करनी पड़ती है और ये जवान मौके पर ही दम तोड़ देता है। इसके बाद सिक्किम गार्ड्स में एक दहशत सी फैल जाती है और उनसे उनके हथियार वापस लेने में भारतीय फौज को केवल 20 मिनट का समय लगता है। अपने शाही फौजियों के हाथ से उनके हथियार छिनते देख चोग्याल गुस्से के मारे बिलबिला उठता है, लेकिन भारतीय फौज को गालियां देने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन सिक्किम की विधानसभा में एक इमरजेंसी सेशन बुलाया जाता है। सदन के अंदर 29 MLAs की उपस्थिति में 2 रेजोल्यूशन प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और सदन के बाहर 3000 लोगों की भीड़ जोर जोर से चोग्याल के विरुद्ध और भारत के समर्थन में नारे लगा रही होती है। इन ऐतिहासिक दृश्यों के बीच प्रस्तुत किए गए दोनों रेजोल्यूशंस को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये था कि सिक्किम की जनता ने चोग्याल के राजतंत्र को खत्म कर भारत के प्रजातंत्र को अपना लिया था। इसके अगले दिन यानी कि 11 अप्रैल 1975 को भारत के विदेश मंत्री YB चौहान संसद में खड़े होते हैं और पूरी दुनिया को सिक्किम में घट रही घटनाओं से अवगत कराते हैं। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी पास कर दिया जाता है। 15 मई 1975 के दिन भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इस बिल के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और इसी के साथ सिक्किम के ऊपर यूनियन ऑफ इंडिया का 22वां राज्य बनने की आधिकारिक मोहर भी लग जाती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ पूरे 27 महीने चले RNAW के ऑपरेशन ट्वाइलाइट को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाता है।
इस समय तक केवल 10 साल से भी कम आयु के रहे RNAW के लिए एक और बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कांग्रेस पहले कांग्रेस के इंदिरा गांधी थे ना आयरन लेडी, अभी ये कांग्रेस चेंज होकर जनता दल का हुआ गाइस था इलेक्शन। वीडियो खत्म। ये लास्ट में जो दिखाया पर मुझे एक चीज समझ आई, इतना सब नाटक किया, इससे अच्छा तो पहले ही एक्सेप्ट कर लेते। हाँ, हाँ। बोलो क्यों एक्सेप्ट करेगा, वो राजा है, राजा को अलग देश चाहिए था अपना, फिर देश लास्ट चल में रहा आके था। भी तो किया ही ना। वो तो प्रेशर डलवाया ना, जबरदस्ती प्रेशर आया, लोगों का प्रेशर आया, ओपोजिशन का प्रेशर आया, जनता का, तब जाके वो झुका अपने फोर्सेस से, लाइक उसके राइफल्स छुड़वाए, और राइफल्स भी लाइक पुराने जमाने के वो पिस्टल राइफल, शूटिंग राइफल थे वो, हंटिंग वाले, तब जाकर वो और एक्सेप्ट हुआ। ऊपर से ये 50% क्यों कर दिया था? वो तो फैसला मतलब था। कि फैसला खाएगा, मतलब भाई नहीं, एक एजेंसी जो तुम्हारे देश के लिए काम कर रही है। इसमें बोलते हैं कि लाइक मोरारजी देसाई को कुछ वो था, रशियन कंट्रोल हो रखा था यूएसएसआर का, उसकी जो बुक है ना, लाइक वहाँ के एजेंट ने लिखी थी कि इंडिया को उसने मतलब मोरारजी देसाई को पैसा दिलवा के कांग्रेस को हरवाया था उस समय, इंदिरा गांधी को। तब जनता दल यूनाइटेड, जब ये जो आज के दिन में बीजेपी है, उसका पहले वाला फॉर्म जो था जनता दल, कई पार्टियां जब बिखरी थी, तब जाके लास्ट में भी बीजेपी बनी है। तब उनके लीडर 1989 की बात, तब मोरारजी देसाई 1975 के आसपास जब इलेक्शन जीतते हैं, तब उन्होंने लाइक डिवाइड करवाया था। बोलते हैं कि वो रशियन कंट्रोल थे पूरे, लाइक मोरारजी देसाई के ऊपर कम्युनिस्ट ओरिएंटेड थे, चाइना की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन था, मगर बाद में लाइक इवेंचुअली इंदिरा गांधी जीती थी। जब उसमें भी बोलते हैं कि अमेरिका ने, CIA ने हेल्प किया था इंदिरा को वापस आने में, उस समय राजीव गांधी भी आ गए थे 81 के समय पे, फिर 89 में फिर उनका प्लेन क्रैश हुआ, फिर मनमोहन फिर वहाँ पे वो आए थे। और आई थिंक ये नरसिम्हा राव कौन थे, KP राव, इन्होंने तो बुक नहीं शायद मूवी क्या, वो जो मनमोहन सिंह जी पे आई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो भी आई थिंक इन्होंने लिखी थी। KN राव लाइक बहुत मतलब उन्होंने कई सारे ऑपरेशन किए थे भाई RNAW के लिए, लाइक एक बहुत इंटेलिजेंट फिगर थे जो सबसे टॉप पे थे। बांग्लादेश की लिबरेशन में उनका हाथ था, सिक्किम में उनका हाथ था, 50s के ज़माने से 52 से लाइक वो RNAW में सीनियर ऑफिसर। अभी क्या कर रहे होंगे वो? कब की है ये कहानी? ये कहानी 72 73 19 हाँ ना 1972 का भी कुछ दिखाया था ना शायद इसमें, नहीं 1972 से वो शायद वो थे सर्विस में थे RNAW से। 1972 में कितने साल के होंगे? 45 40 के करीब के होंगे, सीनियर थे ना। अभी तक तो बुड्ढे हो गए होंगे, शायद डेथ हो चुकी है, बोल नहीं सकते हैं, कंफर्म नहीं है इस चीज में। हाँ कंफर्म नहीं है, मगर शायद इवेंचुअली हो चुकी है, 100+ काफी ईयर हो गया ना। वीडियो अच्छी थी, और ये लिबरल हिंदू एस्पिरेटरीज, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है जो ये बनाते हैं, मतलब आई गेस लाइक एक छोटी चीज पे ध्यान देना, हाँ, हर एक डिटेल्ड स्टेप्स पे। के ऊपर, लाइक किस तरीके से वहाँ के लाइक एटमॉस्फेयर को कंट्रोल किया। हाँ नहीं, छोटी ये जिस तरह से details। वीडियोस बनाते हैं ना, इनका ऐसा एक तो ये पूरा एनिमेशंस भी होते हैं, मतलब डिस्प्ले, और फिर ये जो Actions डायलॉग को दिखाते हैं जो, हाँ, और फिर ये जो डायलॉग ये बोलते हैं ना, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे आप बोर नहीं होते। इतना तो है कि देखो ये कितने देर की वीडियो थी, बट स्टिल उनके मतलब अच्छा है, लिटरली तो अच्छा बनाते हैं। और गाइस अभी ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों कंप्लीट हो गए ऑपरेशन फिलाइट की, ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, और अभी तो हल्दी घाटी की रिक्वेस्टेड वीडियो है, वो भी हम जल्दी ही देंगे आपको। और चलिए कमेंट करना हो तो कर दीजिए, लाइक बोल like, दो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही, और अब से अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।